सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सब बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ये बहुत इजी चैप्टर भी है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर का बेस ऑलरेडी हमने प्रीवियस चैप्टर में बना लिया है। सो इस चैप्टर में हमें किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और ये चैप्टर है क्या। सो बच्चे, चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो प्लीज इसे आप लिख लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर आपके एग्जाम के अंदर कम से कम 10 नंबर का तो आएगा ही आएगा, और उस 10 नंबर में से एक 6 नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेगा। यानी कि जितने भी 6 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं उसमें से एक क्वेश्चन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का जरूर आता है। आप प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर अगर देखेंगे तो आपको जरूर 6 नंबर में एक क्वेश्चन इसका मिलेगा ही, और कम से कम 10 नंबर का आपको ये चैप्टर 10 से 12 तक की रेंज जाती है इस चैप्टर की। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट है बट इजी भी है, ठीक है। सो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं कि आखिरकार ये चैप्टर हमें क्या कह रहा है। सो चैप्टर का नाम ही है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब यहाँ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या होता है? एडमिशन का मतलब होता है कि आप ऑलरेडी एक फर्म चला रहे थे, ऑलरेडी आपकी एक पार्टनरशिप फर्म चल रही थी, आप अपना बिजनेस रन कर रहे थे, उसी में ही कोई एक पार्टनर आता है और आपको उस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करता है। यानी कि आप हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे और होती है किसी तीसरे की एंट्री। तो अब जब इस तीसरे की एंट्री होती है तो बहुत कुछ बदलेगा। भाई आपकी जिंदगी में भी जब तीसरे की एंट्री होती है तो बहुत कुछ बदलता है ना। अपने घर में भी अगर कोई एक नया पर्सन एंटर करता है तो कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ तो बदलाव जरूरी होते हैं। अब हमेशा इस चीज को नेगेटिवली सोच के नहीं चलना कि कोई नया बंदा आएगा तो कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा। अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो कुछ फायदा भी जरूर होगा, ठीक है। सो सबसे पहले हमें ये बात समझनी है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की वजह से सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की वजह से हमारी फर्म का होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जब भी एक पार्टनर एडमिट करेगा किसी भी फर्म को तो हम उसे कहेंगे कि हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एग्रीमेंट पुराना चल रहा था, जो पुराने पार्टनर्स के साथ था, वो अब खत्म होगा और नए पार्टनर के साथ हम एक नई शुरुआत करेंगे और एक नया एग्रीमेंट स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब हम अपनी फर्म को फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे। जब एक पार्टनर एडमिट करेगा तो उससे क्या होगा ये हमें कौन बताएगा? तो भाई हमें बताने वाला है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके बारे में सब कुछ आपको पता है ना, ये हमारी किताब है। हम पार्टनरशिप फर्म के बारे में जो भी कुछ जानना चाहते हैं हम इस किताब को खोलते हैं और सब कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की किताब को खोला। उसकी किताब के पेज नंबर 31। अब यहाँ पर हम पेज को क्या बोलेंगे? सेक्शन, ठीक है। जब भी मैं पेज बोलूंगी इसका मतलब मैं बोल रही हूँ सेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर उसके सेक्शन नंबर 31 में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बारे में कुछ बातें लिखी हुई है। अब वो चीज क्या लिखी हुई है? अ पार्टनर कैन बी एडमिटेड, यानी कि सेक्शन 31 ये डिफाइन करता है कि किस तरीके से आप किसी एक पार्टनर को अपनी फर्म में एडमिट कर सकते हो। तो एडमिट करने के हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो क्या है? इफ अग्रीड इन पार्टनरशिप डीड, यानी कि जब आपने पार्टनरशिप डीड बनाई होगी, पहले पुराने पार्टनर्स ने जब पहले डीड बनाई होगी तो उसके अंदर आपने ये चीज लिखी हुई होगी। यानी कि आपने जब डीड बनाई तो आपने उस डीड के अंदर लिख दिया कि किस तरीके से किसी एक पार्टनर का एडमिशन होगा। यानी कि डीड में ये बात मेंशन है कि पार्टनर एडमिट हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास इस चीज के लिए डीड नहीं है, यानी कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है या पार्टनरशिप डीड में इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, देन इन दैट केस ऑल द पार्टनर मस्ट अग्री। तो सारे पार्टनर्स की जब सहमति हो जाएगी, यानी कि होगा म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, तब हम किसी भी एक पार्टनर को अपने फर्म में एडमिट करा सकते हैं। यानी कि सेक्शन 31 में हमें 2 बातें पता चली कि किसी पार्टनर को अगर अपनी फर्म में एडमिट करना है तो या तो डीड में लिखा हो तो एडमिशन हो जाएगा, या डीड में नहीं लिखा है तो पार्टनर्स ने अगर हाँ कर दी पर एक ने नहीं
सभी ने मिलकर अगर हाँ कर दी तो भी एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये बात भी हमें पता चल गई। अब आफ्टर एडमिशन भाई जब एक नया मेंबर घर में एडमिट होगा तो उसे भी तो कुछ अधिकार चाहिए। अब वो आपके घर का एक मेंबर बन चुका है तो उसे भी तो आकर आपसे कुछ चाहिए ना, कि वो कहेगा कि यार अब मुझे आप अपना बनाओ। तो भाई उसको वो अपनापन के एहसास देने के लिए आपको उसे कुछ राइट्स देने होंगे। तो आप उसे क्या कहते हो कि अब ये घर आपका है, यहाँ पर ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें आपकी हैं, हमारे पास जो भी कुछ होगा हम मिल बांट कर एक साथ ही खाएंगे। ऐसा ही करते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर भी यही करते हैं। सो आफ्टर एडमिशन द न्यू पार्टनर गेट्स फॉलोइंग टू राइट्स। तो न्यू पार्टनर को दो मेन राइट मिलेंगे। कौन से? राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। अब कोई पार्टनर एडमिट हुआ है तो किस लिए एडमिट हुआ है उस फर्म के अंदर? प्रॉफिट्स के लिए तो एडमिट हुआ है ना। तो आप उसे दोगे एक अधिकार कि अब से हमें जो भी फ्यूचर प्रॉफिट्स हुआ करेंगे उसमें आपको भी हिस्सा दिया जाएगा। राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म। उसके अलावा हमारे जितने भी फर्म के एसेट्स हैं इन सभी एसेट्स के ऊपर भी अब है आपका अधिकार। तो कौन से दो राइट्स दिया आपने? सबसे पहला राइट क्या दिया? फ्यूचर प्रॉफिट्स के अंदर। दूसरा राइट दिया एसेट्स के ऊपर। बट मैडम इसका मतलब क्या है कि वो लॉस बियर नहीं करेगा, हमारे साथ हमारी लाइबिलिटी शेयर नहीं करेगा? अरे नहीं बाबा, जब हम राइट्स की बात करते हैं तो पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करेंगे ना। राइट का मतलब क्या होता है? अधिकार। अब ये तो अंडरस्टूड है ना कि कभी अगर कोई नुकसान होगा या कोई लाइबिलिटी होगी तो भाई उसके लिए भी वो हमारे साथ है। अगर सुख में वो बंदा हमारे साथ है तो दुख में भी तो हमारा साथ देगा ना। तो बिल्कुल देखो यहाँ पे मैंने नोट में लिख दिया ये बात, that at the same time he becomes liable for the future liabilities or losses। समझ आ गया यहाँ तक कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में मैंने आपको क्या क्या बताया अब तक। अब थोड़ा सा और इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की वजह से क्या क्या होता है और हमें क्या क्या करना है। सो अब नेक्स्ट की नए पार्टनर के एडमिट हो जाने की वजह से आखिर क्या इफेक्ट रहा। सो इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जैसे एक नया पार्टनर एडमिट हुआ फर्म के अंदर तो हमारा पुराना एग्रीमेंट खत्म हुआ और एक नया एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ। जब मैं ये कह रही हूँ कि हमारी जो फर्म है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि हमारी फर्म बंद हो गई है या हमारा बिजनेस बंद हो गया। याद है जब मैंने चैप्टर नंबर 3 में रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझाया था तो मैंने आपको सिर्फ इतना बोला था कि आप बस एक बात मान के चलो कि जैसे हम अपना घर रेनोवेट कराते हैं तो हम घर नहीं बदल रहे होते हैं, उसी को एक नया रूप दे रहे होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि हम अपने पुराने बिजनेस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारी फर्म कंटिन्यूएशन में है, सिर्फ हमने एग्रीमेंट चेंज किया है क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा बदल चुका है, जस्ट इसीलिए। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि बिजनेस जो है वो हमारा कंटिन्यू रहेगा। जो नया पार्टनर है क्योंकि वो फ्यूचर प्रॉफिट शेयर करने जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं या तो किसी एक पार्टनर या सभी ओल्ड पार्टनर्स का जो शेयर है वो रिड्यूस होगा। ये बात मैं अभी और आपको डिटेल में समझाऊंगी। अभी जो हम कॉन्सेप्ट करेंगे उसके अंदर मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि कैसे और क्यों। उसके बाद न्यू पार्टनर अगर शेयर कर रहा है एसेट, आप इस बात के लिए भी प्रिपेयर रहो कि आप लाइबल होगे हमारी फर्म की लाइबिलिटीज के लिए। सेम बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि अगर आप फ्यूचर प्रॉफिट्स पे अपना अधिकार ले रहे हो तो कल को अगर नुकसान होगा तो उसमें भी आप हमारा साथ दोगे। उसके अलावा एसेट्स और लाइबिलिटीज को हम यहाँ पे रीवैल्यू करेंगे क्योंकि वही बात है कि देखो अब तक जो बिजनेस चल रहा था वो पुराने पार्टनर्स के एफर्ट्स की वजह से चल रहा था। तो अगर किसी एसेट या लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज हो जाने की वजह से अगर कोई फायदा होता है तो क्या तुम उसे नए पार्टनर के साथ शेयर करना चाहोगे? यार वो अभी अभी बिजनेस में एंटर हुआ है, अब तक उसने कुछ नहीं किया तुम्हारे बिजनेस के लिए, तो क्यों तुम अपना फायदा उसके साथ शेयर करोगे? बिल्कुल इसी तरीके से अगर एसेट्स और लाइबिलिटीज की वजह से कोई नुकसान हो तो तुमने सोचा चलो नुकसान है, नए वाले पार्टनर को कहते तो शेयर कर ले हमारे साथ। वो क्यों शेयर करेगा? वो कहेगा मैंने तो अब तक कुछ किया ही नहीं है, जब तुम पुराने प्रॉफिट में मुझे कोई अधिकार नहीं दे रहे हो तुम्हारे पुराने नुकसान को भी नहीं झेलूंगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आप एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करोगे, यानी कि पुराने पार्टनर्स ही उससे होने वाला प्रॉफिट या उससे होने वाला लॉस आपस में एडजस्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास वही इकट्ठा किया हुआ धन होता है और इकट्ठा किया हुआ थोड़ा सा दुख भी होता है, यानी कि आपके पास होते हैं कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स, लॉसेस या फिक्टिशियस एसेट्स। तो भाई उसके आने से पहले आप अपने घर की सारी भैया सफाई वफाई कर दो, कुछ फायदे की चीजें हैं तो अपने पास रख लो, नुकसान की चीजें हैं तो आपस में बांट के उसको खत्म कर दो। ठीक है, तो उसको भी एडजस्ट करेंगे सारे हमारे ओल्ड पार्टनर्स। अब जब नया पार्टनर आ रहा है
तो आप अपनी गुडविल को भी वैल्यू करोगे। भाई तुमने अभी खुद अपनी मेहनत से इस गुडविल को एस्टैब्लिश किया है, तो कहीं ना कहीं आप उससे भी गुडविल मांगेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैं अभी जस्ट आपको इसके बाद समझाने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि पुराने पार्टनर्स ये कहें कि हमें अपनी कैपिटल को चेंज करना है न्यू रेशो के अकॉर्डिंग या नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग, तो वो सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये है कुछ इफेक्ट्स जो नए पार्टनर के आ जाने की वजह से होंगे, ठीक है। अब मैम नए पार्टनर के आ जाने की वजह से हमें इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, कहीं हमें उसे प्रॉफिट में शेयर देना पड़ रहा है, तो कहीं हमें उसे अपने एसेट्स के ऊपर अधिकार देना पड़ रहा है। ये तो हम सब कुछ उसे दिए ही जा रहे हैं, क्या वो हमारे लिए कुछ नहीं करेगा? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? एक नया पार्टनर अगर बिजनेस में आएगा तो वो ऐसे कैसे कुछ नहीं करेगा। तो चलो अब मैं तुम्हारे फायदे की बात बताती हूँ कि जब तुम्हारी फर्म में अगर कोई नया पार्टनर एंटर करेगा तो तुम जब इतना सब कुछ उसको दे रहे हो, इतना सारा काम कर रहे हो, उसके आने से पहले इतनी सारी तैयारी कर रहे हो, तो भाई दो चीजें वो भी लेकर आएगा। जब घर में कोई मेहमान भी आता है तो अपने साथ मिठाई या फ्रूट्स लेकर आता है ना, तो इसी तरीके से नया पार्टनर भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आ रहा है। देखो जरा, तो भाई यहाँ पर एट द टाइम ऑफ एडमिशन न्यू पार्टनर विल कंट्रीब्यूट। अब ये नया पार्टनर क्या लेकर आया हमारे लिए बिजनेस के अंदर? सबसे पहले तो कैपिटल फॉर हिज शेयर। भाई आप हमारे बिजनेस में एंटर कर रहे हो, एक पार्टनर बनने जा रहे हो, तो पैसा लगाओ बिजनेस के अंदर। थोड़ा सा पैसा लगाना तो तुम्हारा ही बनता है। जितना शेयर तुम हमसे फ्यूचर प्रॉफिट्स में लेने वाले हो उसके हिसाब से हमने आपको एक कैपिटल बता दी है, हमने आपको बता दिया कि आपको इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो आप एंटर कर सकते हैं उस इन्वेस्टमेंट के साथ। तो सबसे पहले आप उससे मांगेंगे कैपिटल, यानी कि हमारा नया पार्टनर करेगा आपके बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूशन। नहीं तो एक बात बताओ ना, हम नए पार्टनर को एडमिट कराए क्यों जब हमारा कुछ फायदा ही नहीं होगा? तो हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है तो इसलिए हमने उसको कह दिया कि बिल्कुल आइए हमारी फर्म में प्रवेश करिए। तो यहाँ पर हमने उससे मांगी सबसे पहली चीज तो कैपिटल। दूसरी चीज क्या है मैडम? अब बच्चे दूसरी चीज बहुत काम की है। क्यों? अब देखो, तुमने इतनी कड़ी मेहनत से अपने बिजनेस को स्टैंड किया, मार्केट में अपनी रेपुटेशन कमाई, लोग तुम्हारे नाम से तुम्हारे प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। अब कोई एक नया बंदा आएगा और तुम्हारे गुडविल को एंजॉय करेगा। सामान तुम्हारे नाम से बिक रहा होगा लेकिन फायदा तो उसे भी होगा, क्योंकि तुम्हारे नाम से जब सामान बिकेगा तो प्रॉफिट्स अच्छे होंगे। अब प्रॉफिट्स में तो वो भी शेयर लेने वाला है ना इन फ्यूचर। तो ऐसे में आप उससे कहेंगे कि देखो भाई, अब तक ये जो गुडविल एस्टैब्लिश हुई है ये हमारे एफर्ट्स की वजह से हुई है, हमने इतनी मेहनत करी है। अब तुम आओगे और इस गुडविल को एंजॉय करके चले जाओगे तो ये तो सही बात बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको गुडविल के लिए भी थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा। उसने कहा गुडविल ऑफ द फर्म देनी पड़ेगी मुझे। हमने कहा बिल्कुल नहीं देनी पड़ेगी। आप जितने शेयर के लिए एंटर कर रहे हो हमारे बिजनेस के अंदर, सिर्फ उतने ही शेयर के लिए आप हमें गुडविल दे दो। हम आपको गुडविल वैल्यूएशन करके दे देंगे कि इतने की हमारी फर्म की गुडविल है, फिर आपका जो शेयर हमने आपको बिजनेस के अंदर दिया है आप उतने शेयर के लिए हमें गुडविल दे देना। तो दूसरी चीज आप उससे मांगते हो द पार्ट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, जिसे हम यहाँ पे किस नाम से बुलाएंगे बच्चे? प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बुलाएंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। इंश्योरेंस का नाम सुना है ना, एक होती है इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट तो बड़ा होता है, लेकिन उस इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट के लिए आप एनुअली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या कई बार मंथली कुछ अमाउंट पे करते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम। बस उसी तरीके से आप ये समझ लो कि पूरी गुडविल ऑफ द फर्म तो नहीं वो पे कर रहा, उसका कुछ पार्ट पे कर रहा है, यानी कि जस्ट अपने शेयर की गुडविल वो आपको देने वाला है। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो गुडविल एक नया पार्टनर लेकर आता है उसे क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये बात ध्यान रहेगी कि एडमिशन के अंदर जब एक नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा तो वो कौन सी गुडविल कहलाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये गुडविल मिलेगी किसको? किसको मिलेगी ये गुडविल? सभी पार्टनर्स को? नहीं, सभी पार्टनर्स को नहीं मिलने वाली है। अब यहां से मैं समझाने वाली हूं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और बहुत ध्यान से आप समझना। समझोगे तो मिनटों में समझ में आ जाएगा और पूरा चैप्टर यहीं कंप्लीट। यही एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आपने यहीं के यहीं समझ ली ना तो आपको पूरे चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझो जरा क्या है। हमारे दो पार्टनर्स इस बिजनेस को चला रहे थे, बंटी और शंटी।
ठीक है, बंटी शंटी मिलकर इस बिजनेस को चला रहे थे। अब क्या हुआ कि बिजनेस को चलाते चलाते इनको ये फील हुआ कि यार थोड़ी सी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत हमें और है, और थोड़ा सा काम भी ज्यादा बढ़ चुका है, तो ऐसे में अगर कोई हमारा हाथ बटाने के लिए आ जाए तो कितना अच्छा होगा। तो दोनों पार्टनर इस बात से अग्री करते हैं कि हमें एक नए पार्टनर की जरूरत है। तो ऐसे में इनके कॉलेज के टाइम पे इनके साथ इनका एक फ्रेंड पढ़ा करता था जिसका नाम था मोंटी। तो इन्होंने एक दिन मोंटी को फोन मिलाया और कहा कि मोंटी भाई, हम दोनों एक बहुत बढ़िया बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, तो हमें आपके साथ की जरूरत है। तो क्या आप हमारे बिजनेस को ज्वाइन करना चाहोगे? मोंटी ने उनका नाम सुना हुआ था मार्केट के अंदर कि हाँ, ये बिजनेस तो बहुत ही अच्छा चला रहे हैं, तो उसके लिए ये एक फायदे का सौदा हो अगर वो उनकी पार्टनरशिप फर्म में एंटर कर जाता है तो। और कॉलेज टाइम पे बहुत अच्छे दोस्त भी रहे थे ये लोग। तो मोंटी ने तुरंत हाँ कर दी कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में अब मोंटी भी इनके बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो चुका है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि पहले क्या हुआ कि सपोज इन दोनों को 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, और इस 30,000 रुपए के प्रॉफिट को पहले ये लोग आपस में, यही दोनों लोग मिलकर बांट दिया करते थे। तो सपोज अगर मैं कहूं इक्वली रेशो थी तो 15-15 हजार दोनों को मिल जाया करते थे। बट अगर अब मोंटी भी इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो क्या ये जो प्रॉफिट अब तक ये दोनों अकेले एंजॉय कर रहे थे, क्या अब ये इसको अकेले एंजॉय कर पाएंगे? नहीं, अब अकेले एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अब उन्हें अगर ये प्रॉफिट होता है तो ये प्रॉफिट इन्हें मोंटी के साथ भी शेयर करना पड़ेगा। तो मैं सपोज ये कहती हूँ कि चलो आफ्टर एडमिशन भी इन्होंने अपनी रेशो सेम रखी, इक्वली रखी। तो भाई अब अगर मैं आफ्टर एडमिशन कहूं कि 30,000 का ही हमें प्रॉफिट हुआ, तो अब तीनों को कितना शेयर मिलने वाला है? 10-10 हजार रुपए। इसका मतलब देखो, बंटी का शेयर भी 5,000 से रिड्यूस हो चुका है और शंटी का शेयर भी 5,000 से रिड्यूस हो चुका है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हमारी जिंदगी में कोई एंटर करता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों के लिए हमें सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। जैसे कि अगर घर में कोई नई बहू आएगी तो कहीं ना कहीं सास को अपना कंट्रोल उसके साथ शेयर करना पड़ेगा, उन्हें अपनी उस रसोई को, उस घर को, सब कुछ शेयर करना पड़ेगा, तभी तो उसको अपनापन लगेगा ना। तो यहाँ पर भी देखो, आपको कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पर एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है, वो कैपिटल लेकर आ रहा है, वो आपके लिए गुडविल लेकर आ रहा है, तो आपको उसका शेयर उसको देना होगा। अब उसको शेयर देगा कौन? जरूरी नहीं है कि हमेशा सारे ही पार्टनर्स जो हैं, जो पहले से बिजनेस को चला रहे थे, वही नए पार्टनर को शेयर दें। शंटी ने कहा कि देखो, नए पार्टनर के आ जाने की वजह से मैं तो उसको कुछ नहीं देने वाला, मैं अपना शेयर नहीं रिड्यूस करना चाहता। तो ऐसे में बंटी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप मत देना, मैं अपने प्रॉफिट्स में से उसको शेयर दे दूंगा। तो ऐसे में अगर बंटी शेयर देगा तो यहां पर ये बंटी क्या कहलाएगा? आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, ठीक है। और जो न्यू पार्टनर होता है वो तो हमेशा ही गेनिंग रहेगा। भाई वो अभी अभी तो आया है, अभी अभी कहां तुम उससे सब चीजों को शेयर करवा रहे हो, वो कहां सेक्रीफाइस करेगा अभी। तो नया पार्टनर तो आपके लिए हमेशा रहेगा गेनिंग पार्टनर, और जो पार्टनर उस नए पार्टनर के लिए अपना हिस्सा छोड़ देगा, अपना कुछ हिस्सा, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा छोड़ देगा, यानी कि सेक्रीफाइस कर देगा, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो एक कंक्लूजन निकल कर आया इन सभी चीजों से कि नए पार्टनर के आ जाने की वजह से कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस जरूर करेगा नए पार्टनर के आ जाने की वजह से। इसका मतलब यहां हमें हमेशा जरूरत पड़ेगी सेक्रीफाइसिंग रेशो की। किसकी जरूरत पड़ेगी? सेक्रीफाइसिंग रेशो की। तो अब मैं आपसे पूछती हूं कि लॉजिकली आप मुझे ये बात बताओ कि जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है, उस गुडविल पर किसका अधिकार है? जो पार्टनर सेल्फिश होके ये कह रहा है कि मैं अपना शेयर रिड्यूस नहीं करूंगा नए पार्टनर की वजह से, या जो ये कह रहा है कि कोई बात नहीं, नए पार्टनर को हिस्सा तो देना है, मैं अपने प्रॉफिट में से दे दूंगा? बताइए। जी हाँ, तो जो ये कह रहा है ना कि मैं सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूं, मैं दूंगा उसको अपने प्रॉफिट्स में से शेयर, तो आखिरकार उस गुडविल को लेने का अधिकार भी उसी के पास है। इसका सीधा सा मतलब ये जाता है कि जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा वो किसको मिलेगी? हमेशा मिलेगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। किसको मिलेगी? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। अब चाहे वो एक हो या फिर वो सारे ही हो जाएं सेक्रीफाइसिंग। तो यहां से मैंने आपके साथ एक कॉन्सेप्ट बिल्ड किया कि नए पार्टनर के आ जाने की वजह से सेक्रीफाइस होगा ही होगा। इसका मतलब इस चैप्टर में हम निकालेंगे हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो, और इस सेक्रीफाइसिंग रेशो को निकालने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि जो नया पार्टनर अपने गुडविल लेकर आएगा वो हमेशा किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी?
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एंड आई होप कि अब नए पार्टनर के आ जाने की वजह से क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या चीजें हमने करनी है, वो सब चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी, कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, यानी कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे हमें क्या क्या काम करने होंगे, हमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले तो देखो, नया पार्टनर आ रहा है तो हमें उसको उसका शेयर देना है। तो इन फ्यूचर हम कौन सी रेशो में अब प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे और कौन कितना सेक्रीफाइस करने वाला है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी। तो बेसिकली यही हमारा पहला काम है, द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सबसे पहले हमें यही निकालना होगा कि न्यू रेशो क्या है और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या रहेगी। तो क्योंकि हमें नए पार्टनर से प्रीमियम फॉर गुडविल चाहिए, तो हम करेंगे वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग फॉर गुडविल। थर्ड काम हम करेंगे कि जितने भी हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, जब उनको रीवैल्यू करेंगे, एसेट्स को रीअसेस करेंगे लाइबिलिटीज को, तो उससे होने वाले गेन और लॉस को हम एडजस्ट करेंगे। फिर उसके बाद जितने भी हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स, लॉसेस या फिक्टिशियस एसेट्स हैं, हम उसकी भी एडजस्टमेंट करेंगे। यानी कि जो हमारा पुराना सामान है हमारे पास, चाहे वो काम का है चाहे वो बेकार है, काम का होगा तो रख लेंगे, बेकार का होगा तो फेंक के खत्म करेंगे, यानी कि आपस में उसको एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, अगर पार्टनर्स अग्री करते हैं कि हमें अपने कैपिटल को चेंज करना है तो हम अपनी कैपिटल को भी एडजस्ट करेंगे। तो बेसिकली ये हमें सारा काम सीखना है इस चैप्टर के अंदर। तो आज तो मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको सिखाया है पूरा कॉन्सेप्ट, मैंने एक आपके लिए एक स्टेज सेटअप कर दिया है कि भाई इस तरीके से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता है, क्या क्या हमें उसके अंदर करना है, क्या उसका इफेक्ट है। तो आज हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, आज हम प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। सो प्रैक्टिकल के लिए आप रेडी रहिएगा नेक्स्ट क्लास में विद योर रजिस्टर एंड पेन। हालांकि आज भी मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है आपको नोट डाउन करना है साथ साथ आपको। तो प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमने कंसेप्ट पढ़ लिया है सारा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इसका फर्स्ट एडजस्टमेंट विच इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, और बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको वो कराने वाली हूँ। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बेस है, इसको निकालना सीखेंगे तभी बाकी का काम हम कर पाएंगे, ठीक है बच्चे। आज हो गई आपकी जल्दी छुट्टी, तो फटाफट से जाके इतना कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, प्रीवियस जो चैप्टर हो चुका है उसको भी एक बार देख लेना तब तक, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।